भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार सफाई दे रहे हैं कि फैंस की भीड़ अनुमान से ज्यादा थी, इसलिए पुलिस उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई। चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता 35,000 दर्शकों की है, लेकिन उस वक्त स्टेडियम के बाहर करीब 3 लाख क्रिकेट फैंस मौजूद थे। Should not have happened. We never expected such a big crowd. Stadium is 35,000 capacity, but more than 3 lakh people were there around the stadium. They have broken the doors itself. It is unfortunate. Gates have been broken. So we fully apologize for this. RCB also has come out with a statement on this. But still we wanted to know the fact and we want to give a clear message. We will do it. The BJP is a double standard. They are doing double standard. They are doing politics. सवाल तो यही है कि आखिर कर्नाटक सरकार भीड़ का आकलन करने में क्यों नाकाम रही? क्या स्वागत करने में जल्दबाजी दिखाई गई? क्या बिना तैयारी के इतने बड़े समारोह का ऐलान कर दिया गया? सवाल ये भी है कि क्या राज्य सरकार ने परेड के लिए बेंगलुरु पुलिस की मंजूरी ली थी? स्टेडियम में एंट्री के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? बीजेपी ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु पुलिस ने विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं दी थी, इसके बावजूद ये समारोह कराया गया। कि चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है। ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को। बहुत सारे प्रश्न उपजते हैं। खुद डीसीएम डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 35,000 है और 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। किस प्रकार से 3 लाख लोग मौजूद थे? अगर 35,000 ही कैपेसिटी है स्टेडियम की, तो आपकी विक्ट्री मार्च में 3 लाख लोगों को आपने अलाउ क्यों किया? एंड द न्यूज दैट इज कमिंग आउट इज, which in fact the government of Karnataka has to answer, that the police denied any kind of permission to hold such kind of victory march. पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया इस विक्ट्री मार्च के लिए, उसके बावजूद ये विक्ट्री मार्च कराई गई। किसके कहने पर कराई गई? अगर आप पूरा घटनाक्रम देखें तो साफ है कि आरसीबी के स्वागत में जल्दबाजी की गई। कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु पुलिस और आरसीबी के बीच कोई तालमेल नहीं था। सुबह आरसीबी ने ऐलान किया कि बेंगलुरु में चैंपियन टीम की विधानसभा से स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकलेगी, लेकिन दोपहर होते होते पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। भीड़ को देखकर पुलिस ने विक्ट्री परेड से इनकार कर दिया। इसके बावजूद आरसीबी ने दोपहर 3:15 बजे ऐलान किया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में समारोह के बाद विक्ट्री परेड निकलेगी। साथ ही इसमें कहा गया कि फ्री पास उपलब्ध है, इसे लेकर फैंस स्टेडियम में जाएं। इसी के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 7 पर भीड़ बढ़ने लगी। जिसके पास फ्री पास था वो भी और जिसके पास फ्री पास नहीं था वो भी स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। धक्का मुक्की होने लगी, फिर लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। इस गेट के बाहर भी आपको जहां पर भी आपकी नजर जाएगी, ये चप्पल, जूते यहाँ पर लोगों के आपको नज़र आएंगे, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब एंट्री के वक्त यहाँ पर लोगों को अंदर जाने के लिए कहा गया तो यहाँ पर किस तरह की भगदड़ मची होगी। आप देखिए यहाँ पर जो जितने भी ये निशान हैं, आप इस बैरिकेड को देखिए, कितना मजबूत बैरिकेड यहाँ पर ये लगाया गया था, लेकिन ये अब यहाँ से इसको कह सकते हैं कि तिरछा होकर गिरा हुआ है। एक और बैरिकेड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए गेट के ठीक बाहर जो ये बैरिकेड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये भी पूरी तरह से टूटकर नीचे गिर चुका है। जब ये कहा गया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर यहाँ पर लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा, ताकि जो फैंस के लिए आरसीबी फ्रेंचाइज ने एक थैंक्स गिविंग कार्यक्रम चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर रखा है, इसको यहाँ पर
फैंस को उसमें पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर टिकट की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये कहा गया कि QR कोड जो है एक जनरेट किया जाएगा, उस QR कोड को अपने फ़ोन पर जो भी दर्शक बताएगा उसे गेट से अंदर जाने दिया जाएगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये एंट्री होगी। हालांकि जो एडवाइजरी थी उसमें ये भी कहा गया था कि जो लोग 2 बजे के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम आना चाहते हैं वो ना आएँ, क्योंकि उस वक्त तक इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी कि उनको ही अंदर भेजना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज का काम था। इसके बाद सिद्धारमैया सामने आए, हादसे की न्यायिक जांच का ऐलान किया, 15 दिन में जांच टीम को रिपोर्ट सौंपने को कहा, साथ ही पूरे मामले पर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी। सिद्धारमैया पूरे मामले में प्रयागराज महाकुंभ का एंगल लेकर आ गए और महाकुंभ में हुए भगदड़ की याद दिला दी। बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया। ಈ ತರದವು ಅನೇಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಥವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪೀಡ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಬೇರೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Comparing to any Kumbh, or you cannot escape your responsibility. So Kumbh and these are totally uncomparable. My second question to Siddaramaiah is, after the occurrence of the death, you continued your celebration. Why did your deputy chief minister went to receive them? ये क्या है? ये सरकार का काम है? ये उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सभी अपने अपने बेटे और पोते पोती सबको लेके आके सेल्फी में लगे हुए हैं. Nobody is bothered about what has happened to the common man. सिद्धारमैया शायद ये भूल गए कि महाकुंभ एक दिन का आयोजन नहीं, ये आयोजन 45 दिन चला। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पूरी दुनिया में ये मिसाल बना, लेकिन कर्नाटक सरकार का मैनेजमेंट ऐसा था कि सिद्धारमैया ने खुद खिलाड़ियों को सम्मानित किया, लेकिन इसे क्रिकेट एसोसिएशन का आयोजन बता दिया। बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि भीड़ उम्मीद से ज्यादा थी, तो BCCI को ऐसे किसी आयोजन की जानकारी ही नहीं थी। दुर्भाग्य से हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही दुखद घटना है और मैं चाहूँगा कि हमें आगे से अगर ऐसा कोई आयोजन करना हो तो उसकी तैयारी ठीक से की जाए। लेकिन BCCI के लिए क्योंकि कल रात को इवेंट ख़त्म हो गया और बहुत दुखद है क्यों ये घटना हुई, कैसे हुई, इस बात का वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जानकारी लेगी और मैं मानता हूँ जो भी उनको करने लायक होगा वो आगे वो कदम इस बारे में उठाएंगे।